जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। अफराती और तफरीती रखने क्या होते हैं, ये क्यों पैदा होते हैं, इसकी वजूहत क्या होती हैं। इससे पहले याद रखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तसव्वुर जो है, ये सबसे पहले लॉर्ड केन्स ने दिया था। क्योंकि इससे पहले जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, उनके नज़दीक तो हर वक्त चूँकि मईशत में मुकम्मल रोज़गार के हालात पाए जाते हैं, उनकी अजम्पशन थी कि जो इकॉनमी होती है वो हर वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, मुकम्मल रोज़गार पर होती है। ना उसमें इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ना डिफ्लेशनरी गैप होता है। और अगर किसी वजह से कोई अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाए, मईशत जो है वो बेरोज़गारी का शिकार हो जाए, तो मार्केट की जो जो इकोनॉमी की बिल्ट इन फोर्सेस होती हैं, जो उसके अंदर मौजूद खुदकार क़ुव्वतें होती हैं, वो मईशत को दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाती हैं। तो इकोनॉमी में हर वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी सूरत हाल को कहते हैं कि जब मईशत में काम करने के काबिल जितने भी अफराद हैं, अगर वो मुरवजा उजरतों पर, जो प्रीवेलिंग वेजेस हैं, जो राइज उजरतें हैं, उनके मुताबिक उनको रोजगार मिल जाए, तो ऐसी सूरत हाल को फुल एम्प्लॉयमेंट या मुकम्मल रोजगार कहा जाता है। तो क्लासिकल की अजम्पशन थी कि मईशत में हर वक्त मुकम्मल रोजगार के हालात पाए जाते हैं। लेकिन केन्स ने जो है इस चीज को झुटलाया अपनी किताब में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जो 1936 में पब्लिश हुई। उसके अंदर केन्स ने ये बात कही कि जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है नेशनल इनकम का, जहाँ पे मजमूई तौर पर मजमूई रसद एक दूसरे के बराबर होती हैं, वहां पे कोई गारंटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है कि जहां पे इक्विलिब्रियम हो जाए वहीं पे जो है वो मुकम्मल रोजगार भी हासिल हो जाएगा। बल्कि उसका बड़ा मशहूर जो है कॉल है कि इक्विलिब्रियम इज जस्ट इक्विलिब्रियम, इट डजंट गारंटी द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि तवाजन महज तवाजन होता है, ये मुकम्मल रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। मुकम्मल रोजगार जो है तवाजन की सूरत हाल से आगे भी हो सकती है, मुकम्मल रोजगार की पोजीशन उससे पीछे भी हो सकती है। तो अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश हो जाए कि मईशत जो है जहां पर तबादल हो रहा हो, वहां पे मुकम्मल रोजगार की सूरत हाल ना हो, तो फिर मईशत के अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इनको बारी बारी जो हम डिस्कस करते हैं, ये जी एक्स एक्सिस पे हमारे पास नेशनल इनकम है, जबकि वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये मजमूई रसद का खत है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, मजमूई रसद का खत। और ये मजमूई तलब का खत है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये दोनों जो है खतूत, मजमूई तलब और मजमूई रसद के जो खतूत हैं, ये नुक्ता ई पर कता कर रहे हैं एक दूसरे को। और ये y1 जो है ये नेशनल इनकम का लेवल है, और यहाँ पे इकोनॉमी जो पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम में आ गई। अब केन्स ये बात कहता है कि जहां पे ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मुकम्मल रोजगार, बल्कि मुकम्मल रोजगार जो है इससे पीछे भी हो सकता है। अगर मुकम्मल रोजगार इस कौमी आमदनी पर हो, फुल एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर मईशत के अंदर अगर हम इनको नेम दे लें, तो अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें, जो एग्रीगेट डिमांड है वो पॉइंट ए से लेकर वाई तक है, जबकि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पॉइंट बी से लेकर वाई तक है। यानी जो सप्लाई है, चीजों की जो रसद है वो कम है, जबकि खरीदार जो है वो ज्यादा तादाद में है। तो ये ए बी के बराबर जो है, ये ए बी के बराबर इकोनॉमी के अंदर अफराती रखना पैदा हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप पैदा हो जाएगा। और केन्स ये बात भी कहता है कि ये जो इन्फ्लेशनरी गैप अगर इकोनॉमी में पैदा हो जाए, तो ये अज खुद खत्म नहीं होता, बल्कि इसको खत्म करने के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और याद रखें कि केन्स जो है वो पहला इकोनॉमिस्ट था, ये हम बारहा पढ़ते हैं, कि जिसने मुआशी मामला के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले केन्स जो है उसने ये वकालत की कि हुकूमत जो होती है उसको इंटरफेयर करना चाहिए, स्टेट को जो है वो मुआशी मामला में मुदाखलत करनी चाहिए। जो मुआशी मसाइल होते हैं वो अज खुद मार्केट फोर्सेज उन्हें हल नहीं कर पाती। जी इसके बाद डिफ्लेशनरी गैप या तफरीती रखना क्या होता है, जिसको हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं। इसी तरह ये हमारे पास मजमूई रसद का खत है और ये मजमूई तलब का खत, ये दोनों पॉइंट ई पर जो है वो कता कर रहे हैं। ये कौमी आमदनी का तवाज़न y1 जो है हमारे पास जो वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हासिल हो गया है, और पॉइंट ई पर ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन जो फुल एम्प्लॉयमेंट है मे बी वो इस पॉइंट पर हो, यानी तवाज़न से आगे हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मजमूई तलब है वो पॉइंट बी से लेकर वाई तक है,
اور جو رسد ہے وہ پوائنٹ اے سے لے کر وائی تک ہے. تو یہ اے بی جو ایریا ہے اس کے برابر معیشت کے اندر جو وہ ڈیفلیشنری گیپ یا تفریطی رکھنا پیدا ہو گیا ہے. اشیاء کی رسد زیادہ ہے جبکہ ان کی طلب کم ہے. یہ صورتحال جو تھی، یہ والا جو ڈائیگرام ہے، یہ اس صورتحال کی عکاسی کرتا ہے کہ جو گریٹ ڈپریشن تھا 1930s کا، جسے عظیم اقتصادی بحران کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اس میں یہ صورتحال درپیش ہوئی تھی کہ وہاں پہ اشیاء کی رسد زیادہ تھی لیکن لوگوں کی طلب جو وہ کم تھی، مجموعی طلب، یعنی خریدار نہیں مل رہے تھے، چیزیں اتنی زیادہ تھیں، قیمتیں گری ہوئی تھیں، اور یہ خود یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہو رہا تھا. جیسا کہ کلاسیکل کہتے تھے کہ جو خود بخود جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، جو منڈی کی قوتیں ہوتی ہیں، تمام مسائل کو حل کر دیتی ہیں، ایسی بھی کوئی صورتحال سامنے نہیں آ رہی تھی. تو پھر جو ہے کینز یہاں بھی ڈیفلیشنری گیپ ہو، یعنی تفریطی رکھنا ہو، یا انفلیشنری گیپ ہو، دونوں صورتوں میں کینز یہ کہتا ہے کہ یہ از خود ختم نہیں ہوتے، بلکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو حکومت، ان کو اپنا کردار یہاں پیدا کرنا چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو اگر تفریطی رکھنا پیدا ہو جائے جیسا کہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں حکومت جو ہے وہ اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرے، لوگوں کو روزگار فراہم کرے، لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ کرے، اپنے جو اسٹیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، جو حکومتی اخراجات ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے، تاکہ اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بڑھا کر اس پوائنٹ اے تک لے جایا جائے، تاکہ فل امپلائمنٹ بھی حاصل ہو جائے اور ایکولیبریم بھی اسٹیبلش ہو جائے، اور یہ جو ڈیفلیشنری گیپ ہے یہ ختم ہو جائے. جبکہ اگر انفلیشنری گیپ کی صورتحال ہو جیسا کہ یہاں پر ہے، تو یہاں پہ کینز کہتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو لوگوں کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے حکومت جو ہے سخت قسم کی فسکل پالیسی، اور مرکزی بینک جو ہے وہ سخت قسم کی جو مانیٹری پالیسی اختیار کرے، تاکہ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے اس کو کم کیا جائے، اور پھر جو یہ انفلیشنری گیپ ہے، جو افراطی رکھنا، یہ ختم ہو سکے، اور فل امپلائمنٹ اور ایکولیبریم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکے. جی یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپ کے حوالے سے. اب انشاءاللہ جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے جو ملٹی پلائر کیا ہوتا ہے. ملٹی پلائر کو ہم اس کی ازمپشنز، اس کی لیمیٹیشنز اور اس کی ایکسپلینیشن جو انشاءاللہ ہم وہ نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.